हेलो एवरीवन, जंबो आईएएस वेलकम्स यू ऑल। सो हम कर रहे हैं हरियाणा जीके। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है कि हरियाणा का पॉलिटिकल मैप कैसा दिखता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट को टच करते हैं, और साथ में हमने ये भी देख लिया है कि हरियाणा में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, कौन सी नॉर्थ से निकलती है, कौन सी साउथ से निकलती है, अरावली से निकलने वाली या मोरनी हिल्स या शिवालिक से निकलने वाली। ये हमने देख लिए थे। आज हमें डिस्कस करना है फिजिकल फीचर्स ऑफ हरियाणा, कि सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट वाइज ही नहीं, बल्कि इसमें और सारी चीजें भी हैं। जैसे कुछ एरिया है जो माउंटेनियस एरिया है, कुछ एरिया जो है वो आपका प्लेन एरिया है, प्लेट्यूज है, या फिर एवरी अदर थिंग। ठीक है, तो फिजिकल फीचर हम लोगों को बेसिकली इसमें करने हैं, तो डिटेल में इसको हम करेंगे। इसको करने के लिए हमने हरियाणा को डिवाइड किया है 4 क्लासिफिकेशंस में। जैसे अगर हम बात करें पूरा हरियाणा जो है, टोटल हमारे पास कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हाँ सी 23rd डिस्ट्रिक्ट है। हम बार बार जो भी चीजें हमने पहले करी होंगी उनको हम रिवाइज करते चले जाएंगे। जैसे आज मैं आपको कई सारी इसमें ये करवाऊंगी हिल्स, तो उसमें से कुछ नदियां निकलती होंगी, तो नदियों का क्या नाम है, वो किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, या कौन सी उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए फिर। तो ये 4 क्लासिफिकेशंस हैं हमारे लिए हरियाणा फिजिकल फीचर्स की। पहला है आपका शिवालिक हिल्स। अगर आप हरियाणा को देखो, ये पूरा मैप है हरियाणा का, इसमें आप बस एक हांसी ऐड कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि अभी हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत ही अपडेटेड प्लान आया नहीं है, अपडेटेड मैप नहीं आया है, तो हमने बस इसको एज रेफरेंस के तौर पे यूज किया है। ठीक है, तो शिवालिक हिल्स जो है आपके हरियाणा वाले एरिया में, ये पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां तो नहीं, लेकिन छोटी मोटी पहाड़ियां आपको देखने को इसमें मिल जाएंगी। इसमें से कई नदियां भी निकलती होंगी, कई जो है फ्लड के टाइम पर यहाँ पर लैंडस्लाइड्स भी होती होंगी, है ना। तो ये जो आपके 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये आपका एरिया कहलाता है शिवालिक हिल्स वाला, जो लगता है आपका हिमाचल के बॉर्डर के साथ। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें इसमें, तो दूसरा है यमुना घग्गर प्लेन। शिवालिक हिल्स हो गए, इसमें तो हमने हिल्स की बात कर ली। हिल्स वो होती हैं जिनकी जो हाइट है वो अराउंड 900 मीटर के कम होती है ना, तो उसके ऊपर हम लोग इनको कहते हैं कि भाई माउंटेन्स हैं। बट हम शिवालिक हिल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाकी ग्रेटर या मिडिल हिमालय के मुकाबले इनकी हाइट थोड़ी सी कम है। ठीक है, वैसे इनको शिवालिक माउंटेन्स ही कहते हैं वैसे तो, बट हम हरियाणा के लिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एवरेज हाइट जो है वो थोड़ी सी कम है इसमें। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर आता है आपका यमुना घग्गर प्लेन। जो नदियां हैं अपने साथ बहुत सारा सैंड, सिल्ट, क्ले लेकर आती हैं, डिपॉजिट भी करती हैं। जब फ्लड आता है तब उनका जो एरिया है वो बढ़ जाता है, तो उस टाइम पर जो भी सैंड, सिल्ट या क्ले होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा साइड वाले एरियाज में। जब फ्लड खत्म हो जाएगी तब वो एरिया जो है रिवर का कम हो जाएगा, तो जो साइड में बने हुए एरियाज हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं फ्लड प्लेन्स। ऐसे प्लेन्स जो सैंड, सिल्ट, क्ले, अलूवियम से बने हैं और वो भी फ्लड के टाइम पर, दोज आर कॉल्ड फ्लड प्लेन्स। ठीक है, एक तो ये यमुना घग्गर प्लेन्स की अगर आप बात करोगे तो हमें पता है यमुना घग्गर का कोर्स क्या है, हमने पहले ही देख लिया था। यमुना आपकी यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत होते हुए दिल्ली में एंटर करती है, दिल्ली से एंटर करके फरीदाबाद और पलवल में एंटर करती है और फिर जाती है उत्तर प्रदेश में। यही हमने देखा था। तो दिस वॉज द कोर्स ऑफ यमुना रिवर। और घग्गर नदी कहाँ थी? आपकी नर्दन रिवर थी ये, जो आपकी शिवालिक वाले एरिया से निकलती थी, है ना। तो यहां से निकल कर ये पूरा अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा होते होते यहाँ पर राजस्थान में एंटर कर जाती थी। दैट वाज घग्गर एरिया, है ना। तो ये आपका नर्दर्न एरिया और ये ईस्टर्न एरिया, जितने भी आपके आसपास के ये एरियाज हैं, इन्हें हम कहते हैं फ्लड प्लेन्स। और यहाँ पर होती है एग्रीकल्चर काफी अच्छी। डिटेल में हम करेंगे, पर हल्का सा ओवरव्यू हम लोग आज अभी ले रहे हैं। ये हो गया। थर्ड है इसमें आपका अरावली हिल्स। ये भी हिल्स हैं, ये माउंटेन्स थे, अब नहीं है। ये बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं, ओल्ड हैं, तो बार बार इसमें इरोजन होता रहता है, कभी रेनफॉल के पानी से, कभी हवा से, है ना। तो इस वजह से इनकी जो हाइट है माउंटेन्स की वो कम हो गई है। दैट इज वाई दे हैव बिकम अरावली हिल्स, नॉट अरावली माउंटेन्स। ठीक है, तो अरावली वाला जो एरिया है आपका, ये लगता है राजस्थान के एरिया से। तो जितना भी आपका ये महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी वाला एरिया हो गया, चरखी दादरी, भिवानी, छोटा मोटा जो एरिया है, ये लगता है आपका अरावली हिल्स के साथ। डिटेल में हम देखेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं एक्चुअल में, बट अभी के लिए बस पता हो कि हरियाणा का जो सदर्न पार्ट है, वो भी सदर्न का हल्का सा वेस्टर्न पार्ट, ये लगता है आपका अरावली वाले एरिया से। ठीक है, इसमें भी हम देखेंगे कि इनकी वजह से क्या होता है, कौन सी नदियां इसमें से निकलती हैं, क्या इसमें क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस लगाता है बाकी इस पूरे एरिया के टेम्परेचर पे या रेनफॉल पे, तो इसको हम देखेंगे। एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन वी हैव डन इज सैंडी प्लेन, सेमी डेजर्ट एरिया। ऐसे एरियाज ना तो प्लेन एरियाज में आते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर भी नहीं हो सकती, ना ही माउंटेनियस एरियाज हैं। तो हरियाणा का ना ये जो पूरा हिस्सा है वेस्टर्न वाला, ये है थोड़ा सा सैंडी डेजर्ट वाला।
क्योंकि यहाँ पर ना अरावली की वजह से बारिश नहीं होती। वो क्यों नहीं होती वो हम देखेंगे डिटेल में, बट ये जो एरियाज है ये आपका सनी डेजर्ट में आता है। ठीक है, तो ये जो पूरा हरियाणा है इसको हम लोगों ने ये प्लेन्स, यमुना घग्गर प्लेन, ये आपका सेमी डेजर्ट वाला एरिया, ये मोरनी हिल्स, शिवालिक हिल्स वाला एरिया, और ये आपका अरावली हिल्स वाला एरिया। तो इसको हमने ऐसे 4 भागों में क्लासिफाई किया है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें अब ना बहुत सारे एरियाज में डिफरेंशिएशन भी होगा कि प्लेन्स तो हैं, बट ऐसे प्लेन्स जो अभी अभी बने हैं, जो बहुत पुराने बने हुए थे, तो ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं ये अपने को जानना बड़ा जरूरी होगा। ठीक है, तो शुरू करेंगे विद आवर फर्स्ट क्लासिफिकेशन विच इज शिवालिक हिल्स रीजन। देखो मैप में दिखाया गया है आपको शिवालिक हिल्स, ये आपका हरियाणा और हिमाचल से लगता हुआ एरिया है, जो ये पंजाब हिमाचल का बॉर्डर भी करता है, बट क्योंकि ना तो हिमाचल जीके कर रहे हैं ना हम पंजाब जीके कर रहे हैं, तो हमें बस फोकस करना है कि वो एरिया जो हरियाणा में प्रेजेंट है। तो हरियाणा में है आपके 3 डिस्ट्रिक्ट, पंचकुला, यमुनानगर और पार्ट्स ऑफ अंबाला डिस्ट्रिक्ट। मतलब पूरा अंबाला तो नहीं आता है शिवालिक हिल्स में, बट ये शिवालिक की तलहटी में आता है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो मेनली तो आपने फोकस करना है किस पे, पंचकुला और यमुनानगर पे ही, बट अगर अंबाला भी दिया हो और ऑप्शंस में और कोई चीज ना हो, ठीक है, तो अंबाला भी आप लोगों ने मार्क कर देना है। शिवालिक की तलहटी के आसपास ही आता है। ठीक है, तो ये चीज हम ध्यान रख लेंगे। हरियाणा हिमाचल के बॉर्डर से ये लगता है, नॉर्थ ईस्टर्न हरियाणा है ये, मतलब ये नॉर्थ वाला एरिया एंड दिस ईस्टर्न वाला एरिया, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो एरियाज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो शिवालिक हिल वाला एरिया है ना, ये आपका प्योर हिमालयाज, ये आपका हिमाचल प्रदेश में सारे हिमालयाज आ जाएंगे, मिडल, ग्रेटर, सारे के सारे। और यहाँ से शुरू होते हैं आपके इंडो गंगेटिक प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, इंडस प्लेन, पंजाब प्लेन्स, तो उनके बीच का ना हल्का सा ये बैरियर है, तो एक काइंड ऑफ नैरो बेल्ट है जो इन दोनों जगहों को जोड़ती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट आता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बने कैसे हैं ये, इन्हें हम कहते हैं द पार्ट ऑफ आउटर हिमालयाज, द शिवालिक हिल्स। ठीक है, आउटर हिमालयाज हैं, शिवालिक रेंज है, इनकी हाइट, जैसे अगर हम कहें ना कि ग्रेटर हिमालयाज ये हैं, फिर मिडल हिमालयाज की हाइट थोड़ी सी कम है, फिर आउटर हिमालयाज की और भी कम है, तो इन तीनों हिमालयाज में से इसकी हाइट सबसे ज्यादा कम है। ठीक है, अगर हम ग्रेटर हिमालयाज की देखें तो इसकी एवरेज हाइट इज अराउंड 6100 मीटर, मतलब 8000 मीटर से भी ज्यादा के बड़े पहाड़ आपको ग्रेटर में दिखेंगे, बट आउटर में तो आपको मैक्सिमम 2000 मीटर, 3000 मीटर इतने ही दिखेंगे, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा है आपका, ये टर्शरी पीरियड में बने थे, मतलब कि अभी रिसेंटली बने हैं। इन तीनों में से ये सबसे पहले बने हैं ग्रेटर वाले, सेकंड बने हैं फिर ये मिडल हिमालयस, एंड लास्ट में बने हैं आपके आउटर हिमालयस, जिनका पार्ट है शिवालिक्स। आउटर हिमालयस को शिवालिक बोलते हैं बेसिकली हम लोग, है ना। एक तो ये चीज, अब ये बने भी देखो ऐसी रॉक्स हैं जो बहुत ही सॉफ्ट हैं, आपस में पत्थर ना जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे पहाड़ हैं बेसिकली, इस तरीके से रॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हल्की सी लैंडस्लाइड, हल्की सी टेक्टोनिक एक्टिविटी जो है, हल्का सा रेनफॉल इस पूरे पहाड़ को कमजोर कर देता है, और इस वजह से क्या आती है वहां पर, लैंडस्लाइड्स, इस वजह से आते हैं वहां पर काफी सारा डिस्ट्रक्शन। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ये सैंडस्टोन, क्ले, कॉन्ग्लोमेरेट्स, ये वाले जो पूरे मिनरल्स है ना, ये मिलते हैं यहाँ पे, और इसीलिए काफी कमजोर भी हैं पूरे एरियाज। तो अगर आप लैंडस्लाइड्स की बात करो तो देखो इस तरीके का एरिया कुछ आपको देखने को मिलता है कि भाई जहां पर घर भी बने हुए थे वो एरिया भी सारा मिट्टी के साथ नीचे आ गया। और ये मेन फिनोमेना होता है जब बारिशें होती हैं, क्योंकि बारिश से जो पहाड़ की मिट्टी है वो कहीं ना कहीं लूजन अप हो जाती है, और लूजन अप होने की वजह से वो नीचे खिसकना शुरू कर देती है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये नीचे आएगी, और अल्टीमेटली जो है वो लैंडस्लाइड कॉज करेगी और घरों को, पेड़ों को, सबको नीचे ले आएगी। एक तो ये चीज, तो क्यों है ऐसा रीजन, क्योंकि ये जो रॉक्स है वो बहुत ही सॉफ्ट और लूजली पैक्ड हैं, ऐसे बिल्कुल एकदम से डेंसिटी वाले माउंटेन्स नहीं है। रॉक्स बहुत ना, मतलब रॉक्स के जो मिनरल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो बहुत दूर 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 से हैं। सॉलिड है ऑब्वियसली, पास है, लेकिन ये थोड़े से दूर है किसके मुकाबले, वो पहाड़ जो ग्रेटर हिमालयाज के हैं, है ना। तो ये हम ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए, तो इसमें एक और टर्म्स है इंपॉर्टेंट, चोज एंड भाबर जोन। देखो भाबर जोन बेसिकली होता है जहां पर जो नदी है वो करती है प्लेन में एंटर। तो जब वो प्लेन में एंटर करेगी तो वो बहुत ही स्पीड उसकी कम होगी, क्यों, क्योंकि माउंटेन्स पर से जब वो आ रही थी तो ग्रेविटी लग रही थी उसके ऊपर, तो स्पीड बहुत तेज थी। लेकिन जैसे ही वो प्लेन में एंटर करी तो उसकी स्पीड कम हो गई। तो जैसे ही वो उसकी स्पीड कम होगी तो वो बड़े बड़े पत्थर जो अपने साथ वो लेकर आ रही है फ्रॉम माउंटेन्स, उनको करेगी डिपॉजिट। अगर उनको डिपॉजिट वो नहीं करेगी तो उसका लोड बहुत बढ़ जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो अगर नदी के पानी को आगे जाना है तो आपको जो बड़े बड़े पत्थर आप लेकर आए हैं माउंटेन से, उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा। उस एरिया को हम कहते हैं भाबर जोन।
देखो ये रहा भाबर जोन। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं जो नदियां लेकर आती हैं और डिपॉजिट करती हैं। इसे हम कहते हैं भाबर, जी पेबी और पोरस बेल्ट है एट द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक। ये आपको जनरली कहाँ मिलेंगे? पूरे फुटहिल्स ऑफ शिवालिक में। जैसे हिमालय जैसे है ना पूरे इंडिया में, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, तो ये शिवालिक्स हैं आपके प्रॉपर। तो जितना भी ये एरिया है इसके नीचे वाला, ये सारा भाबर कहलाता है। क्योंकि जैसे एंटर करेगी वैसे 8 से 10 किलोमीटर तक ना ये बहुत सारे आपको बड़े बड़े पत्थरों वाले एरियाज मिलेंगे, जहां पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि उस पूरे पत्थरों को आपको साफ करना है जो बहुत ही बड़े बड़े हैं, उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो एग्रीकल्चर यहाँ पर होता नहीं है। तो यहाँ के लोग मेनली प्रैक्टिस करते हैं एनिमल हस्बेंड्री, है ना, लाइफ स्टॉक रखते हैं अपने पास, भेड़ बकरियां रखते हैं, चरवाहे हैं, क्योंकि उनको चराने के लिए वो बहुत दूर तक जा सकते हैं। मतलब ग्रासेस आपके आसपास तो मिल ही जाएंगे, इस एरिया में ना भी मिले तो पहाड़ों के ऊपर वाले एरिया पे निकल जाते हैं चरवाने के लिए, है ना। तो भाबर जोन कहलाता है ये वाला। यहाँ पर क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हैं, तो जो नदी का पानी है वो इनके बीच में से होकर निकलता है। तो अगर आप थोड़ा सा देखो तो इसमें से पानी का जो लेवल है नदी में बहुत कम दिखता है। तो इसको बोलते हैं हम रिवर डिसअपियरेंस जोन, कि यहाँ पर नदी का पानी नजर नहीं आता। तो भाबर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। लेस फर्टाइल है, ऑब्वियसली बड़े पत्थर हैं, ट्रीज भी है नहीं बहुत ज्यादा यहाँ पे। और अगर ट्रीज होंगे भी ना तो उनकी रूट्स बहुत ज्यादा डीपर होंगी, बहुत ज्यादा नीचे तक होंगी, सो दैट वो सोइल को पकड़ के रखे। क्योंकि बड़े पत्थर हैं, पानी एकदम से और आ सकता है, तो उनको साथ में बहाकर वो ना ले जाए, तभी उनकी पकड़ बनानी बड़ी जरूरी है। इसके अलावा है चोज। ये चोज बेसिकली होते हैं सीजनल स्ट्रीम्स। जैसे अभी पानी नहीं है इस पूरे एरिया में, जैसे ही फ्लड आई वैसे ही पूरा एरिया पानी से भर गया, तो उसे हम चोज कहते हैं। मतलब अगर आप कभी चंडीगढ़ आए हो, है ना, तो वहां पर आपको रोज गार्डन में जरूर जाना। वहां पर ना कैसे चोज वगैरह पूरे बने हुए हैं, तो वहां पर जब भी जैसे ज्यादा पानी आता है ना रेनफॉल की वजह से, तो वो आपको ऐसे नदी से बहती हुई दिखती है। जैसे सुखना चो हम बोलते हैं कि भाई यहाँ से थोड़ा पानी सुखना का हमने निकाल दिया टुवर्ड्स द ऑल पार्ट्स ऑफ चंडीगढ़। तो वो चोज जो रेनफॉल के टाइम पर पानी जिन जैसे एरियाज में आता है, वो जो पूरे कोर्स बनता है नदी का, उनको हम चोज कहते हैं। बहुत ज्यादा पानी इसमें होता नहीं, सिर्फ सिंपल आपका बारिश के टाइम पर ही आएगा, मानसून के टाइम पर ही आएगा। और ये सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा कॉज करवाते हैं, और प्लेन्स में फ्लड्स भी इनकी वजह से आते हैं। हम कहते हैं ना कि फ्लैश फ्लड, वो फ्लैश फ्लड नहीं होती। वो फ्लैश फ्लड इसलिए नहीं होती क्योंकि प्रॉपर ना एक एरिया होता है चोज का, तो जब बारिश ज्यादा आती है तो पानी कहीं ना कहीं से उस एरिया में आ जाता है। तो आपस में कनेक्शन है ये पूरे पूरे ड्रेनेज पैटर्न का इन नेचर। हमने नहीं बनाया है, नेचर में ही पूरा पैटर्न बना हुआ है। तो ये है चोज, ध्यान रखेंगे। और भाबर जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, शिवालिक वाले एरिया में आपको देखने को मिलेंगे हरियाणा के। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम इसका क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस। पूरे हरियाणा के मुकाबले ये सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ना बारिश है वो होती है ओरोग्राफिक, मतलब माउंटेन्स की वजह से। जैसे नॉर्मली बस हम थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एक हल्का सा आपको मैं ओवरव्यू दे रही हूँ। जैसे कोई भी पहाड़ है यहाँ पे, तो अगर कोई भी हवा यहाँ पे चली है जिसके पास मॉइस्चर है, जिसके पास पानी है ना, वाटर वेपर्स हैं, तो वो अल्टीमेटली ऊपर की तरफ फोर्स कर दी जाएगी जाने के लिए, बिकॉज पहाड़ ने रास्ता रोका हुआ है, तो हवा चलेगी तो वो उसके ऊपर चली जाएगी। और जैसे ही वो ऊपर जाएगी तो अल्टीमेटली टेम्परेचर कम होगा। और जब टेम्परेचर कम होता है तो आपका जो वाटर वेपर है, जो वाष्प है बेसिकली, वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में, है ना। अगर और टेम्परेचर कम हो जाएगा तो बन जाएगा क्या, वो सॉलिड, तो उससे होती है स्नोफॉल। लेकिन अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो होती है आपकी रेनफॉल। इसे हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरो का मतलब होता है पहाड़, माउंटेन्स। तो ऐसी बारिशें जो माउंटेन्स की वजह से होती हैं वो ओरोग्राफिक रेनफॉल कहलाती हैं। बेसिक मैकेनिज्म इज दिस। तो इसीलिए क्योंकि आसपास लगते हुए एरियाज हैं, तो अगर ये हरियाणा है तो यहाँ पर आपके शिवालिक हिल्स हैं, तो यहाँ से हवा आती है मॉइस्चर वाली और ऐसे बारिश कर देती है इस पूरे एरिया में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। मानसून में बहुत ज्यादा बारिश आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर इसी वजह से फ्लैश फ्लड्स आती हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, रैपिड सरफेस रन ऑफ है, मतलब किसी जगह से पानी जाता हुआ दिखेगा आपको। पहले पानी नहीं था वहां पे, बट अब जाता हुआ दिखेगा क्योंकि पानी आ बहुत गया है फ्लड के टाइम पे। ठीक है, एक तो ये चीज। तो ये जो हिल्स है आपकी, ये एज ए बैरियर काम करती हैं, और ये लोकल क्लाइमेट को काफी ज्यादा इम्पैक्ट करती है। क्योंकि लोकल क्लाइमेट ही हो गया, मानसून में ज्यादा बारिश हो गई, ठंड ज्यादा पड़ती है यहाँ पे, है ना। मतलब बाकी हम देखेंगे कि कौन सा एरिया है जो बहुत ठंडा होता है हरियाणा का, बट वैसे क्योंकि ये पहाड़ के नीचे तलहटी पर है, तो जैसे ही पहाड़ों में होती है स्नोफॉल, यहाँ पर होनी शुरू हो जाती है ठंडक। तो इसीलिए थोड़ा सा ठंडक वाला एरिया है ये। काफी ज्यादा यहाँ पर मतलब सर्दियों में टेम्परेचर डाउन रहता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर शिवालिक रेंजेस एंड मिडल हिमालयज इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एक तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट आता है ड्रेनेज पैटर्न। यहाँ से निकलती हैं बहुत सारी नदियां,
हमने देखा भी था शिवालिक से बहुत नदियां निकलती थी। शिवालिक से आपकी जो है घग्गर नदी निकलती थी, आपकी मारकंडा रिवर, टांगरी रिवर, सोम रिवर, ये सारी यहाँ से निकलती थी। अगर आप मैप में देखो इसे, तो हमने मैप भी इसका लगाया था। देखो ये घग्गर नदी है आपकी शिवालिक से होती हुई आ रही है। ये आपकी मारकंडा रिवर जो ट्रिब्यूटरी थी घग्गर की, कुरुक्षेत्र में फ्लो करती थी ना, हमने देखा था कुरुक्षेत्र में एक जगह है जहां पर मार्कंडेश्वर मंदिर भी है, तो वहां वाले एरिया से है, मतलब इसके आसपास वाला एरिया। फिर टांगरी नदी भी है, ये अंबाला पंचकुला में फ्लो करती थी और अल्टीमेटली जाके मिलती थी अपनी मारकंडा में, और फिर मारकंडा मिलती थी अपनी घग्गर नदी में। और सोम रिवर ये हमने देखा था, सोम रिवर इज दिस जो यमुना की ट्रिब्यूटरी थी। मैंने पहले ही बताया था आपको, सोम इज नॉट साहिबी, ये है ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। तो ये जितनी भी नदियां हैं ये कहां से निकलती हैं? ये निकलती हैं शिवालिक से। ठीक है, इसके अलावा मोरनी हिल्स बड़ी फेमस है यहाँ पे। मोरनी हिल्स कहाँ पर है? आपके पंचकुला वाले एरिया में है, जिनकी एवरेज हाइट जो है वो 1467 मीटर्स है। ठीक है, और इसके अलावा जो सबसे हाईएस्ट पीक है, मतलब पूरे के पूरे मोरनी हिल्स की, वो है आपकी करहो पीक। पूरे पंचकुला मोरनी हिल्स है, बट एक करहो पीक है जिसकी कितनी हाइट है? 1514 मीटर। देखो ये हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन बनेगा इसमें से, तो वो हम गलत नहीं करेंगे। करहो पीक है हाईएस्ट पॉइंट इन हरियाणा एज वेल। लेकिन ध्यान रखना, जो मोरनी हिल्स का करहो पीक है, ये हरियाणा की नदर्न मोस्ट बाउंड्री नहीं बनाता हिमाचल के साथ। अगर ये हिमाचल है और ये हरियाणा है, तो एक हिल है टिपरा हिल्स, ये है प्रॉपर पूरी आपकी नदर्न मोस्ट एरिया ऑफ हरियाणा। ठीक है, ये हिमाचल से बेसिकली लगती है सारी की सारी, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये घग्गर नदी जहां से निकलती है उसके भी नॉर्थ में प्रेजेंट है टिपरा हिल्स। टिपरा हिल्स नदर्न मोस्ट है, सबसे ज्यादा ऊपर है, और जो करहो पीक है मोरनी हिल्स का, उसकी 15-14 मीटर हाइट है, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट इन हरियाणा है। तो ये कुछ बातें हैं शिवालिक हिल जोन के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें अलूवियल प्लेन्स ऑफ हरियाणा। देखो अलूवियल का मतलब होता है द कंपोनेंट्स ऑफ अलूवियम। अलूवियम में क्या होता है? सैंड, रेत, सिल्ट, क्ले। तो ये सारी जो चीजें हैं इनका एक पोर्शन सा होता है, तो उसको हम कहते हैं अलूवियम, और वो लेकर आती हैं नदियां अपने साथ। तो हम देखेंगे बेसिकली अलूवियल प्लेन्स हरियाणा में बनते कैसे हैं, बट अभी के लिए हम देख रहे हैं इनका लोकेशन एंड एक्सटेंट। लोकेशन में देख ही लिए थे। अलूवियल प्लेन्स कब बनेंगे? जब नदियां पानी लेकर आएंगी। ये है आपकी घग्गर नदी, ये है आपकी यमुना नदी। यमुना नदी के बिल्कुल साइड में वाले एरियाज हरियाणा के, यहाँ पर आपको अलूवियल प्लेन्स मिलेंगे। घग्गर नदी के ऐसे नॉर्थ में आपको अलूवियल प्लेन्स मिलेंगे। तो ये एरियाज है जहां पर सबसे ज्यादा अमाउंट में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सॉइल बहुत अच्छी है। क्यों है सॉइल अच्छी? क्योंकि नदियां अपने साथ सैंड, सिल्ट, क्ले लेकर आई हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए होती बहुत अच्छी हैं। ठीक है, एक तो ये चीज। तो आपका ये सेंट्रल, ईस्टर्न एंड नदर्न हरियाणा जो है, ये आपका पूरा का पूरा अलूवियल प्लेन से बना हुआ है। पूरे हरियाणा का 75% एरिया ऐसा है जो इस अलूवियल प्लेन के अंडर आता है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें अब डिस्ट्रिक्ट्स देख लेंगे हम लोग, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत। ये अपना ये देखो, ये तो आपके यमुना नगर, मतलब सॉरी, ये यमुना नदी वाले सारे एरियाज हो गए। फिर आपका ये जींद, रोहतक, कैथल, अंबाला, फतेहाबाद, यमुनानगर, ये आपका घग्गर, और ये सारा घग्गर वाला एरिया हो गया। यमुनानगर में तो चलो यमुना वाले प्लेन्स भी एंटर होंगे, बट फिर भी ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें आपको अलूवियल प्लेन्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको इन दोनों रिवर्स का कोर्स याद है ना, और किस डिस्ट्रिक्ट से होकर निकलती हैं, अगर ये याद है, तो हमारे लिए ये याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे ये बने कैसे हैं। जैसे हमने बात करा, रिवर्स अपने साथ क्या लेकर आई हैं? अलूवियम लेकर आई हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। कौन सी नदियां रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए? घग्गर एंड यमुना मेनली। मारकंडा ट्रिब्यूटरी ऑफ घग्गर, टांगरी ट्रिब्यूटरी ऑफ घग्गर, मतलब मारकंडा एंड देन घग्गर ऑब्वियसली। चौटांग रिवर अगेन द ट्रिब्यूटरी ऑफ घग्गर, इसका भी हमने देखा था पूरा कोर्स, घग्गर के साथ साथ चलती है ये वाली भी। तो ये सारी नदियां इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो मेनली इसमें होगा क्या, जैसे मैं आपको बस हल्का सा मैकेनिज्म बताती हूँ। जैसे मान लो ये नदी का कोर्स है, जैसे ही फ्लड आती है ना, तो जब फ्लड आएगी तो नदी का जो एरिया है वो यहाँ तक फैल जाता है। यहाँ पर जो है नदी की स्पीड सबसे कम कहाँ पर होती है? बिल्कुल बैंक वाले एरिया पे।
यहाँ पर नदी की स्पीड सबसे कम है। नदी की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होती है? जहां पर आपका मिड वाला एरिया है इसका। और जहां पर रिवर की स्पीड ज्यादा होगी वहां पे तो इरोजन ज्यादा होगा ना, वहां पर डिपोजिशन तो नहीं होगा, चीजें डिपॉजिट तो नहीं होंगी, क्योंकि उसके पास तो स्पीड है, अपने साथ वो लेकर जा सकती है उन सब चीजों को। डिपोजिशन ज्यादा होगा क्योंकि रिवर की स्पीड कम है, और अगर रिवर के उस पानी को आगे जाना है तो उसको कुछ लोड जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट करके जाना पड़ेगा। तो ये जो एरियाज हैं यहाँ पर हैं बेसिकली आपके अलुवियल प्लेन्स। ठीक है, ये सारा एरिया है आपका फ्लड प्लेन्स का, इन्हें हम कहते हैं बाढ़ प्लेन, है ना। तो फ्लड प्लेन्स हम इन्हें कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे, ऐसे मतलब सारे उसमें टर्म्स अच्छे तरीके से लिखी होंगी, है ना। जैसे फ्लड प्लेन्स को हम बाढ़ के मैदान बोलते हैं, तो थोड़ा बहुत हम इसमें भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो मेन आपको प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज हैं ये आपको नोट्स में बहुत अच्छे से आपको दी हुई है हम लोगों ने। चलिए, अच्छा, ये हो गई आपकी एरियाज जहां पर रिवर की स्पीड मिड से लेकर यहां तक कम होती जा रही है, इसीलिए यहां पर अलुवियम डिपॉजिट होता चला जा रहा है। जैसे ही फ्लड खत्म हुई वैसे ही नदी का कोर्स दोबारा से यहां पर आ गया, तो यहां पर अब क्या प्रेजेंट है आपका? सैंड, सिल्ट और क्ले। यहां पर आप कर सकते हैं क्या? एग्रीकल्चर। ठीक है, अब मैंने बताया तो ऐसे है कि भाई जैसे बहुत छोटा एरिया है, नहीं, बहुत वाइडर एरियाज हैं फ्लड प्लेन्स वाले, मतलब 10 किलोमीटर 40 किलोमीटर के फ्लड प्लेन्स वाले एरियाज होते हैं। क्योंकि नदी ना मतलब एक ही बार में उसी जगह फ्लड नहीं आते, नदी का कोर्स हमेशा चेंज होता रहता है। अगले मतलब 5-6 सालों में, 10 सालों में नदी अगर यहाँ बहती है तो अल्टीमेटली वो ऐसे ऐसे बहना शुरू कर देती है। फ्लड्स के टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा इसमें चेंजेस आते हैं इसके कोर्स में। तो ज्यादा फ्लड मतलब ज्यादा चेंज इन कोर्स ऑफ रिवर। तो अलुवियल प्लेन्स बने कैसे हैं वो हम लोगों ने देख लिया, रिवर अपने साथ लेकर आती है। लेकिन इसमें ना एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसके ना सब डिविजन्स हैं। अलुवियल्स तो है, लेकिन किसी जगह पर ना हर साल नया अलुवियम आता है, किसी जगह पर बस एक बार अलुवियम आया था, अब दोबारा कभी आया ही नहीं। इन दो एरियाज को हम लोग क्या कहते हैं? एक होता है आपका खादर। खादर एरिया, जैसे मान लो मैंने इसमें ये बोला कि यहाँ पर ये नदी का मेन कोर्स था, हर साल इस नदी में फ्लड आती है, यमुना में हर साल फ्लड आती है। ये जो एरियाज है ये बिल्कुल यमुना नदी के लगते हुए साथ में, यहाँ पर हर बार नया अलुवियम आएगा। तो ये जो अलुवियल प्लेन्स बने हैं इन्हें मैं क्या बोलूंगी? इन्हें मैं बोलूंगी खादर। ये कहला जाए खादर, क्यों? क्योंकि क्या है, लो लाइंग फ्लड प्लेन है। जब भी बारिश आती है, जब भी रिवर का जो बहाव है वो तेज होता है, यहाँ पर आपके अलुवियल प्लेन्स डिपॉजिट होते ही होते हैं। ठीक है, यमुना नदी के किनारे पर ये बनते हैं। अब घग्गर में तो मेनली क्या है ना, बाढ़ हर साल आती ही है, खास करके मानसून में, तो उसके आसपास के जो एरियाज हैं वो भी क्या कहलाते हैं? खादर वाले अलुवियम। ठीक है, नया अलुवियम आता है, फाइन है, वेरी फर्टाइल है। फाइन का मतलब होता है इसमें क्ले ज्यादा है, सिल्ट कम है, सैंड कम है। ठीक है, तो ये ध्यान रख ले, बस फाइन नेचर का है। फ्रीक्वेंटली फ्लडेड, काफी जो फ्लड है वो आती रहती है। राइस, शुगर केन, वेजिटेबल्स के लिए अच्छा है, क्योंकि राइस और शुगर केन के जो प्लांट है उनको चाहिए होता है बहुत सारा पानी। दोनों ये जो फसलें हैं, जो क्रॉप्स हैं, ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, बहुत ज्यादा पानी को ये सोखती हैं सॉइल में से। तो ऐसे एरियाज जहां पर बार बार फ्लड आती है, उस सॉइल में ऑलरेडी पानी प्रेजेंट है, वहां पर आपको अगर ये खेती करनी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज उसमें आपको बहुत सारा इरिगेशन के थ्रू पानी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका खादर वाला एरिया। दूसरा है आपका बांगर वाला एरिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, मान लो ये नदी का एक कोर्स था, एक बार बहुत भयंकर फ्लड आई, मतलब ऐसे होता ना कि 1970 में फ्लड आई थी, 1960 में ये फ्लड आई थी। जब तब ये फ्लड आई तब यहां तक रिवर का पानी आ गया था। ठीक है, तो यहां पर भी उस टाइम पर क्या डिपॉजिट हुआ होगा? अलुवियम डिपॉजिट हुआ होगा। लेकिन अब हर साल तो ऐसी बाढ़ नहीं आती, हर साल तो जो पानी है नदी का वो इतना ही रहता है सिर्फ मैक्सिमम। तो ये जो एरियाज है यहाँ पर अलुवियम तो है, यहाँ पर खेती तो आप कर सकते हैं, बिकॉज खेती के लिए सॉइल में अलुवियम होना चाहिए। तो ऐसे एरियाज को मैं क्या बोलती हूँ? मैं बोलती हूँ बांगर एरियाज। इन्हें हम कहते हैं बांगर एरियाज। ये ओल्डर अपलैंड अलुवियल प्लेन्स हैं। अपलैंड का मतलब क्या होता है? इनका जो हाइट है वो थोड़ा ज्यादा है, अगर फ्लड आती भी है तो यहाँ तक पानी पहुंचता नहीं है, क्योंकि हायर हाइट पर है ये एज कंपेयर टू लो लाइंग खादर प्लेन्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। रिवर चैनल से हल्का सा दूर होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर पास होंगे तो हमेशा खादर वाला एरिया कहलाएगा, बांगर थोड़ा सा दूर होता है। कभी लाइफ में कभी फ्लड आई थी रिवर में तब जाकर बन गए थे, अदरवाइज फिर ये बनते नहीं है। इसके अलावा कोर्सर है। कोर्सर का मतलब होता है इसमें सैंड ज्यादा है। ठीक है, सैंड ज्यादा है, सिल्ट और क्ले कम है। फाइन वाले बेसिकली होते हैं जो और ज्यादा फर्टाइल लैंड होते हैं। हम कहते हैं कि जो खादर है ना वो सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड में से माना जाता है।
बांगर में तो बस ये है कि आप ये सब उगा सकते हैं, ये व्हीट, मस्टर्ड, कॉटन, पल्सेस, जिनमें पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती नहीं है ना। अगर है थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट तो उसको हम सिंचाई के थ्रू पूरा प्रोवाइड कर देंगे, इरिगेशन के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे, तो वो हम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एलिवेशन में भी खादर से हायर है। तो हरियाणा के ना बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो कुछ खादर के हैं और कुछ बांगर के हैं। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, देखो मैप में ना बेसिकली ये जो सारे एरियाज हैं जो नदी के बिल्कुल साथ लगते हैं, एक मिनट जस्ट, हाँ, जो नदी के बिल्कुल साथ लगते हैं ना, ये वाले, ये यमुनानगर का ये वाला एरिया, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली वाला एरिया, चलो हम बाद में बात करेंगे, फरीदाबाद का भी थोड़ा बहुत एरिया, और पलवल वाला एरिया, घग्गर का भी ये वाला एरिया जो है, ये आपका ना हमेशा नया अलूवियम आता रहता है यहाँ पे। लेकिन जैसे ये हिसार वाला एरिया हो गया, सिरसा का ये वाला एरिया हो गया, ये जींद हो गया, कैथल हो गया, है ना, चरखी दादरी, मतलब ये जो सारे एरियाज है जिनके थोड़े साथ साथ लगते हैं, थोड़े दूर हैं इनसे, ये है आपके बांगर प्लेन्स। बांगर प्लेन्स, अगर यहाँ पर सरकार की तरफ से कनाल नहीं बनाई जाती तो यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं हो पाता। सिर्फ खेती कहाँ पर होती, घग्गर और ये आपके यमुना वाले बैंक्स के आसपास। ठीक है, तो खादर कहाँ पर है, बांगर कहाँ पर है, हल्का सा आइडिया हम लोगों को लग गया। यहाँ पे तो आपके सारे अरावलीज ही थे, यहाँ पर आपका क्या है, सेमी डेजर्ट एरिया है ना। तो जो बीच वाले हल्के हल्के एरियाज है, सेंटर वाला एरिया थोड़ा बहुत जो इससे दूर है, फ्लड प्लेन से, उन्हें हम बांगर कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि बांगर वाले कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं या खादर वाले कौन से हैं, क्योंकि ना हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ एरिया खादर का होता है, कुछ एरिया बांगर का होता है। जैसे टांगरी नदी है, टांगरी अंबाला में है, अब हर साल उसमें बाढ़ आती ही आती है, तो वहां पर भी खादर एरिया आपको मिलेगा, बट अंबाला में बांगर एरिया भी होगा जो थोड़ा सा हायर अप लैंड पर होगा, है ना। तो हर जगह पर आपको ये मिल जाएंगे, ऐसे बहुत स्पेसिफिकेशंस है नहीं पूरे हरियाणा के लिए कि यहाँ बांगर एरिया है, ठीक है। बट हाँ, ये हिसार, सिरसा जो ये वाले एरियाज है, इन्हें हम जनरली, जो इनका ये वाला एरिया है थोड़ा सा हरियाणा की तरफ लगता हुआ, उसको थोड़ा सा हम बांगर वाले एरिया में काउंट करते हैं, ठीक है। भिवानी वाला एरिया भी उसमें काउंट हो जाता है थोड़ा बहुत। चलो, तो ये हो गया हमारा अलूवियल प्लेन्स, जिसमें हमने खादर डिस्कस किया, हमने बांगर डिस्कस किया। खादर है न्यूअर अलूवियम हर बार, बांगर है आपका ओल्डर अलूवियम, बस एक बार फ्लड आई थी तब जमा हो गया था, उसके बाद नहीं जमा हो रहा। तो ये हो गए हमारे अपने फ्लड प्लेन्स। एग्रीकल्चर पॉसिबल होगी, इसे हरियाणा का हम कहते हैं फूड बाउल, मतलब यहाँ पर अगर ये नदियां नहीं होती तो अल्टीमेटली यहाँ पर खेती नहीं होती, और जो हरियाणा एक्सपोर्ट करता है वीट को, राइस को, शुगर केन को, वो हम नहीं कर पाते फिर। इसीलिए फूड बाउल ऑफ हरियाणा एग्रीकल्चर की वजह से इस एरिया को हम कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें, तो आगे ना अरावली हिल्स वाले एरियाज हैं, और फिर हैं आगे हमारे सेमी डेजर्ट एरियाज। इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए आपका बस यही काम है कि आपने हरियाणा का मैप रिवाइज करते रहना है। आपने शिवालिक हिल्स वाले सारे एरियाज, उसमें जो नदियां हम लोगों ने करी थी, ये आपको इंपॉर्टेंटली याद करनी है। और अगले लेक्चर को देखने से पहले जो भी आपकी साउथ की रिवर्स थी ना, ये साहिबी, इंदौरी, दोहन, है ना, ये सब एक बार दोबारा से आप लोग रिवाइज कर लेना, सो दैट मैं जब बोलूं कि भाई इंदौरी रिवर अंशुमती रिवर के नाम जानी जाती है, तो आपको ये ना हो कि यार ये सुना सुना तो है बट याद क्यों नहीं आ रहा, ये क्या बोल रहे हैं ये। तो उस टाइम पर आपको वो चीजें हेल्प करती हैं कि भाई एक बार रिवीजन हो जाए ना, तो चीजें अच्छी तरीके से याद रहती है। तो धीरे धीरे इसको हम कवर करेंगे, ऐसे बम्बार्डमेंट ऑफ कंटेंट नहीं कर रहे हैं आज के लिए। तो इनको आप रिवाइज करो, कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो हम लोगों से पूछो। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये जो दो इनके बचे हुए सारे फिजिकल फीचर्स हैं हरियाणा के, अरावलीज एंड सेमी डेजर्ट एरिया, और हम करेंगे लेक्स भी। तो सारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, सो दैट उसमें भी कुछ आपको फैक्ट हम बता सके कि आप डेली डेली उसको याद करते रहें। तो पेपर तक ना हमारे पास काफी सारा कंटेंट होगा जो हम एक बार गो थ्रू कर चुके होंगे, और अगर आप बार बार इसको रिवाइज भी कर रहे हैं तो इससे और अच्छी बात कभी हो ही नहीं सकती। तो आपको बाकी बच्चों से ऑलरेडी एज मिला हुआ है, इफ यू आर डूइंग रिविजन डेली, ठीक है। बाकी कोई भी अगर आपको दिक्कत रहती है, डाउट रहता है, इशू रहता है, तो प्लीज कमेंट में हमें बताएं। हमें आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।